हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। आप देख रहे हो एजुकेशन पंथी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1, जिसका ये पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऊपर आपको आई बटन भी दिख रहा होगा, वहां भी जाके आप देख सकते हो। So, जो प्रीवियस वीडियो था फ्रेंड्स पार्ट 1, उसमें मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज पहले वो पार्ट 1 वीडियो देखें। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखोगे पार्ट 2, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा, क्योंकि कंप्लीटली ये एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जिसका ये पार्ट 2 है। लेट्स स्टार्ट। Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225, यानी 225। हमें क्या कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करो और HCF फाइंड करो। किसका? 135 का और 225 का। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है HCF फाइंड करने के लिए 225 और 135 का। अब देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम को कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या होता है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसमें देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करने होंगे HCF फाइंड करने के लिए। तो जब भी आपसे 2 नंबर का कह दे HCF फाइंड करने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस दोनों नंबर को देखना है कि उसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है और लार्जर नंबर कौन सा है। तो यहाँ देखो जो स्मॉलर नंबर है वो है 135 और जो लार्जर यानी बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 225 यानी 225। तो जो भी स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी स्मॉलर नंबर होगा वो आपका डिवीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवीजर। यहाँ देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 225 है, ये आपका डिविडेंड हो गया। और आपका जो स्मॉलर नंबर है 135, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका डिवीजर हो जाएगा। तो 135 1 जा 135 होता है। क्लियर है? माइनस करने पे 0, यहाँ 90। अब यहाँ देखो कितना आया? 90 हुआ। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम HCF फाइंड करते हैं ना, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो आपका प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, यहाँ क्या हुआ? 90 आया। तो देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था, क्योंकि एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा 225 में, यानी 225 को हमने जब 135 से डिवाइड किया तो 225 क्या था? डिविडेंड था और 135 डिवीजर था। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? 1 हुआ। इसे क्वेश्चन कहते हैं और इसे रिमाइंडर कहते हैं, ये आप तो जानते होंगे। तो 225 को जब हमने 135 से डिवाइड किया तो 135 किसके जगह पे होगा? डिवीजर, मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये 90 रिमाइंडर। ये आपका फर्स्ट क्या था? एल्गोरिथम था, फर्स्ट स्टेप था। अब फ्रेंड ये देखो हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ तो 90 क्या है? हमारा रिमाइंडर है अभी, लेकिन क्योंकि ये रिमाइंडर 0 नहीं है, मैंने आपको अभी क्या बोला था कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो स्टेप वहीं पे रुक जाता है ना। लेकिन रिमाइंडर क्या है? 90 है, 0 तो है नहीं। इसका मतलब आगे भी प्रोसेस होगा ये। और आपको HCF फाइंड करते समय ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता है, तो नेक्स्ट स्टेप जब भी हम करते हैं तो वो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है? वो डिवीजर बन जाता है। ये रिमाइंडर क्या है? 90 है अभी, ये अब रिमाइंडर ना हो के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये डिवीजर बन जाएगा। और जो प्रीवियस स्टेप का हमारा डिवीजर था, ये क्या बन जाएगा? ये डिविडेंड बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है। यानी 90 क्या होगा? 90 आपका हो गया डिवीजर, और 135 पहले डिवीजर था, अब हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है? तो 91 जा 90 होता है और 92 जब 180 होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 91 जा 90 माइनस करो, कितना आएगा? 5, यहाँ पे 4। अब देखो फिर से यहाँ पे 45 आया, 0 तो नहीं आया रिमाइंडर, है ना। इसका मतलब इससे आगे भी प्रोसेस होगा। तो पहले मैं इस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर क्या है सेकेंड स्टेप में? 90। तो 90 मल्टीप्लाई क्वेश्चन होता है ना, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 45, तो यहाँ पे 45 लिख दो। अब थर्ड स्टेप में देखो,
थर्ड स्टेप में ये जो 45 था ये रिमाइंडर, अभी 0 तो है नहीं, इसका मतलब आगे भी प्रोसेस होगा। तो अब ये 45 क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप में, ये हो जाएगा आपका डिविज़र, और प्रीवियस स्टेप का यानी 90 क्या था, डिविज़र था, अब ये 90 क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 45 हो गया आपका डिविज़र और 90 क्या हो गया आपका डिविडेंड। तो 45 2 जा 90 होता है, माइनस करने पे क्या होगा 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ आपका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो रिमाइंडर क्योंकि 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 45 आया आपका, ये जो डिविज़र 45 है जिससे डिवाइड करने पे 0 आया रिमाइंडर, यही 45 आपका क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ थर्ड स्टेप में 90 क्या था हमारा, डिविडेंड था, तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई यानी डिविज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको यही ध्यान में रखना है एचसीएफ फाइंड करते समय कि जिस भी डिविज़र से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वही आपका एचसीएफ हो जाता है। 45 से भी पहले देखो 90 और 135 डिविज़र थे, लेकिन इन दोनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर देखो 0 नहीं आया था, लेकिन जैसे ही 45 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हुआ 0 आ गया। इसका मतलब ये 45 क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, किसका 135 और 225। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर वो आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा हूँ अभी। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया हो किसी भी जगह, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ समझ में आपको नहीं आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फ्रेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यानी क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि शो करो यानी प्रूव करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में, जहां पे वेयर q इज सम इंटीजर, यानी q क्या है, इंटीजर है कोई। देखो बहुत ही अच्छे से हम समझते हैं इसको। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, लेट दी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, मैंने ए मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें एक रिलेशन मिला था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एक रिलेशन मिला था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या हुआ, 0 लेस और इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो आर की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल लेकिन b से लेस, और ये b क्या है यहाँ पे, b देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे a होता है डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड, और ये जो b है इसे कहते हैं हम डिविज़र, और ये जो q है ये है क्वोशिएंट, और ये जो r है इसे कहते हैं रिमाइंडर। r क्या है, रिमाइंडर। अब r की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब देखो मैं 1 बाय 1 ये वैल्यू पुट करके देखता हूँ, है ना, किस में, इस इक्वेशन में यानी इस रिलेशन में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, क्योंकि मैंने a क्या मान लिया है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू, क्योंकि b का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 6 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6q प्लस r की वैल्यू पहले 0 पुट कर लो, 0,
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर व्हेन आर इज इक्वल टू 0 क्या होगा, देखो यहाँ 6q प्लस 0 6q ही रहेगा, है ना। अब देखो सेकेंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 लेता हूँ मैं, तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। कब, जब r का वैल्यू हम 1 लेते हैं। थर्ड क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा जब r का वैल्यू 2 होता है। इसी तरह से a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा जब r का वैल्यू 3 होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 3 हो चुका था, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कब, जब r का वैल्यू 4 होता है। इसी तरह से a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 कब होगा, जब r का वैल्यू 5। जब मैंने r का वैल्यू 1 लिया तो क्या हुआ, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, जब 2 लिया तो 6q प्लस 2, जब 3 लिया तो 6q प्लस 3। इसी तरह से जब 5 लिया 4 लिया तो ये वैल्यू है ना। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 6q है ये, और ये 6q प्लस 2 ये, और एक 6q प्लस 4, ये तीनों ही इक्वेशन देखो आप, तीनों ही वैल्यू, ये तीनों ही 2 से डिवाइड हो सकता है। ये तीनों ही क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड यानी डिविजिबल। इट मीन्स ये तीनों ही पॉजिटिव इवन इंटेजर, ना कि पॉजिटिव ऑड इंटेजर होंगे। 6q प्लस 1 ये मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये 6q प्लस 1, इसी तरह से 6q प्लस 3 और ये 6q प्लस 5, ये तीनों ही देखो ये पॉजिटिव ऑड इंटेजर है। ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटेजर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ये कह सकते हो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटेजर होंगे। क्या होंगे, दे आर पॉजिटिव ऑड इंटेजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। आर्मी कंटिजेंट का मतलब क्या, जहां आर्मी रहते हैं, कई सारे आर्मी रहते हैं मिलके, जिसे टुकड़ी कहा जाता है ना। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी कंटिजेंट है यानी एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर हैं, सदस्य हैं। इज टू मार्च, जिन्हें मार्च करनी है, बिहाइंड एन यानी किनके पीछे, बिहाइंड एन आर्मी बैंड, आर्मी बैंड के पीछे, जिनकी संख्या है यानी आर्मी बैंड की संख्या क्या है, 32 मेंबर। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनमें कि 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको मार्च करना है एक ही कॉलम में, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताओ जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखो यहाँ 616, इसे डिवाइड कर दो किससे, 32 से, यानी आर्मी बैंड के मेंबर से। 32 1 जा 32 होता है, 32 2 जा क्या होता है, 64 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, 32 1 जा 32, माइनस करो 9, यहाँ पे होगा 2 यानी 29। अब देखो ये 6 यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे 9 करता हूँ, क्या करता हूँ 9, तो क्या होगा, इसके आसपास कोई नंबर आएगा। कैसे, 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी 1 होता है, 9 3 जा 27, 27 और 1 28 होता है। क्लियर है। अब देखो इसे माइनस करने पे क्या होता है, 8 माइनस करो 16 माइनस 8 8 ही होता है, इधर तो कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता एचसीएफ में तो क्या होता है, हमें आगे भी प्रोसेस करना होता है, और वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होता है, वो रिमाइंडर वो डिविजर बन जाता है, और जो प्रीवियस स्टेप का जो डिविजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। तो देखो 8 क्या हो जाएगा, ये डिविजर बन जाएगा, है ना। और जो 32 पहले डिविजर था, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिविडेंड। तो 8 4 जा 32। और आपको अभी मैंने ये भी बताया था कि जिस भी डिविजर से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वही आपका एचसीएफ होता है। तो 8 क्या होगा, आपका एचसीएफ। तो इस हमने क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स
इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, तो 8 होंगे। तो आप ये कह सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करो और शो करो यानी प्रूव करो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होना चाहिए या किस फॉर्म में हो सकता है, 3m + 3m + 1 के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट दी पॉजिटिव इंटीजर बी ए। मैंने ए मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हम जानते हैं कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है a = bq + r वेयर 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, और जहाँ r की वैल्यू क्या होती है, b से लेस लेकिन 0 के इक्वल। तो यहाँ देखो हमें 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होने चाहिए, ये दिया हुआ है। किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये जो 3 है, ये 3 ही क्या है, ये आपका b का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। और हमें यहाँ से r का वैल्यू क्या मिल सकता है, r का वैल्यू यहाँ से ये निकलेगा 0 1 2, क्योंकि अगर b का वैल्यू 3 है तो r का वैल्यू क्या होगा, b से लेस। b से लेस मीन्स क्या, b का वैल्यू 3 है तो उससे लेस क्या होगा, 0 1 2, 0 के इक्वल भी होगा, है ना। अब देखो 1 बाय 1 हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं किस में, इस इक्वेशन में, a = bq + r में। a = bq + r, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो 3 है तो मैंने लिख दिया यहाँ 3q प्लस r की वैल्यू मैंने 0 यहाँ ले ली, पहले 0 यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, r = 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3q + 0 का मतलब क्या होता है, 3q ही होता है। 0 किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही तो होगा। तो a = क्या, 3q, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी स्क्वायर कह रहा है फाइंड करना है। तो दोनों साइड क्या करो, लेफ्ट और राइट स्क्वायर कर दो, है ना। देखो यहाँ मैंने लेफ्ट भी और राइट भी क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहाँ देखो 9q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। मैंने 9q स्क्वायर में से 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3m, किसे, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर को। कैसे, अगर मैं m का वैल्यू 3q स्क्वायर कर देता हूँ तो, यानी हम ये कह सकते हैं कि वेयर m = 3q स्क्वायर, वेयर m = 3q स्क्वायर। अगर m का वैल्यू अगर 3q स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3q स्क्वायर किस फॉर्म में हो जाएगा, 3m के फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह से देखो यहाँ अगर मैं r का वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या होगा, a = 3q + 1, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या होगा, a का स्क्वायर = 3q + 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। देखो ये इसी फॉर्मूले पे आ गए, a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। b के जगह पे क्या है, 1 है तो क्या होगा 1 प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2 × a का मतलब 3q, तो 2 × 3q मतलब क्या, 6q मल्टीप्लाई 1, तो केवल 6q ही बचेगा। अब देखो मैंने 9q स्क्वायर और 6q में मैंने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो अगर मैंने 6q में 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2q बचेगा,
ठीक है, और प्लस 1 को मैंने वैसे ही छोड़ दिया, कुछ उसमें कॉमन नहीं लिया, बराबर मैंने लिखा 3m+1। किसको? इसे मैंने लिखा 3m+1, यानी इस पूरे टर्म को मैंने m मान लिया। ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया वेयर m = 3q² + 2q। समझ में आया? वेयर m = 3q² + 2q। तो देखो 3m+1 के फॉर्म में आ गया ना, यहाँ देखो यहाँ 3m के फॉर्म में और 3m+1 के फॉर्म में। तो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा था कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करो और शो करो यानी प्रूव करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर मैंने a मान लिया था, तो इसका स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया? 3m के फॉर्म में और 3m+1 के फॉर्म में। तो यही तो प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं फ्रेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर नहीं, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। फॉर्म क्या होना चाहिए उसका? 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब का फॉर्म, है ना। देखो यहाँ मैंने क्या किया, लेट दी पॉजिटिव इंटीजर va, मैंने a मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर है। और अभी आपने ये देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें एक रिलेशन मिलता है a = bq + r, वेयर 0 लेस और इक्वल टू r लेस देन b। अगर मैंने यहाँ पे a = 3q ले लिया, क्योंकि मैंने a को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, ठीक है, मैंने a = 3q ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि a = bq + r होता है, तो ये किस फॉर्म में हो सकता है? 3q + 1, 3q + 2, 3q + 3, इस फॉर्म में हो जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, क्योंकि आप जानते हो कि r की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल और b से लेस, तो यहाँ पे b इट मीन्स b क्या हुआ? 3 हुआ, है ना। यहाँ देखो आप, पहला केस क्या होगा? a = 3q + 0, कब? जब मैं r = 0 लेता हूँ, r का वैल्यू जब 0 लेता हूँ तो क्या होगा? a = 3q + 0, a = अब 3q + 0 तो आपको पता है 3q ही होता है। दोनों साइड क्या करना है? क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि शो करो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो पॉजिटिव इंटीजर तो मैंने a मान लिया है, किसके बराबर हो जाएगा? 3q + 0, 3q ही होता है, तो 3q का क्यूब कर दो, क्या होगा? a का क्यूब aq = 3q का क्यूब। देखो 27q का, है ना। यहाँ देखो 27 × q का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9 × ब्रैकेट के अंदर क्या? 3q का क्यूब, क्लियर है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 × m, और ब्रैकेट में लिख दूंगा क्या? वेयर m = 3q का क्यूब लिख सकता हूँ, जिससे हमारा 9m के फॉर्म में आ जाए। तो देखो 9m के फॉर्म में आ जाए, इट मीन्स क्या? मैंने 27 क्यूब को मैंने ये लिखा 9 × 3q का क्यूब, इसको ये लिखा, और मैंने इस पूरे टर्म को 3q का क्यूब जो था उसको लिखा m। देखो यहाँ m = 3q का क्यूब। अगर मैं a = अगर मैं करता हूँ 3q + 1, यहाँ पे r का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, क्योंकि पहले इससे पहले मैंने 0 लिया था। देखो यहाँ पे क्या होगा? 1, दोनों साइड क्यूब करना है, a क्यूब हो जाएगा, इधर क्या होगा? 3q + 1 का क्यूब। अब देखो ये किस फॉर्मूले पे आ गया है? a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है? 3q का क्यूब + 1 का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब होता है फॉर्मूला, प्लस
3ab, ए के जगह पे 3q है तो 3ab, बी के जगह पे 1 है। देखो ए के जगह पे ये, बी के जगह पे 1, तो 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी मतलब क्या, 3q प्लस। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या होगा, 3 क्यूब का क्यूब होता है 27 क्यूब का क्यूब, है ना, प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q क्या होगा 9q, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3q प्लस 1, क्या होगा देखो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब को 3 क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 9 3 जा 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 9 क्यूब ही होगा। क्लियर है। अब इस तीनों में क्या कॉमन है, देखो इस तीनों में क्या कॉमन हम ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा, मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, ए क्यूब इजक्वल टू इसमें इसमें और इसमें कॉमन लो, मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो इसमें अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 क्यूब का क्यूब। क्लियर है। प्लस इसमें मैंने 27 क्यूब स्क्वायर में मैंने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर बचेगा, है ना। प्लस अगर मैंने 9 क्यूब में 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, केवल क्यूब बचेगा, और ये प्लस 1 उसको मैं वैसे ही छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में ये सारा जो टर्म है, मैं अगर इस पूरे टर्म को m मान लूँ, क्या मान लूँ m, तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा ना, है ना। तो मैंने देखो मैं इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, वेर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर है ये प्लस क्यूब। क्लियर है। तो इसी तरह से 9m प्लस 8 भी हो जाएगा, कब, जब हम r का वैल्यू 2 रखेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको जो भी बताया सब आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी जगह आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो एक्सरसाइज 1.2 होगा वो मैं आपके पास लेके आऊँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे शेयर करना इस वीडियो को, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।